बरफत सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में रहने वाला एक बड़ा कबीला है, जिस पर यह नाम एक रवायत अबू अल-फतह के मुताबिक उनके दादा बरफत से लिया गया, जो कहा जाता है कि जाम असाब के बेटे थे। रिवायती शजरा नसब में बरफतों का शुमार सम्मा कबाइल में किया गया है। एक और रवायत के मुताबिक बरफत बलूचिस्तान के सरदारों में से थे और बारान में आकर नौमोर यूं से शादी करके उनकी सरदारी हासिल की। जाम बरफत के नस्ल को बरफत कहा जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ दूसरी सल्तनतों ने भी उनका मुकाबला किया और इस तरह बरफत कबीले का दायरा भी वसी होने लगा। बरफत सिंध में बहादुर कबीला है। उन्होंने समू, अरगोनों, तरखानों, मुगलों और कलहौड़ों के दौर हुकूमत में सिंध की समाजी व सियासी तारीख में बहुत अहम किरदार अदा किया। तालपुर जब अरगोनों ने सम्मा खानदान का तख्ता उलट दिया तो बरफत ने, जो कि समू से ताल्लुक रखते हैं, उनके खिलाफ गुरिल्ला जंग शुरू की। वो अरगोनों के जेर तसल्लुत देहातों और कस्बों की तोड़ फोड़ करते थे और दहशत का राज कायम किया। मीरक अरगोन बरफत कबाइल के बढ़ते हुए गोरिल्ला हमलों से बहुत खौफजदा थे। वो कबीले को जेर करने से कासिर थे। मुगलों ने उन्हें कुछ जागीरें अता की। इसी तरह कलहौड़ों ने भी उनको जागीरें देकर उनको खुश करके हिमायत हासिल किया। जाम हम्माल की औलाद में से एक मलिक पहाड़ खान था, जिसे बरफत तारीखों में सकाफती हीरो समझा जाता है। उसने 1705 में कोहिस्तान और लसबेला में अपनी हुक्मरानी कायम की। इन इलाकों में अपनी हुक्मरानी कायम करने के बाद इसने दाधू के इलाके काछू पर निगाहें जमाना शुरू कर दी। काछू का इलाका मियां यार मोहम्मद कलहौड़ों के जेर तसल्लुत था। उसने सहवन के कुछ इलाकों पर भी हमला किया। मलिक पहाड़ खान बरफत की बदमाशी पर लगाम लगाने के लिए मियां यार मोहम्मद कलहौड़ों ने 1705 में इसके हेड क्वार्टर पर हमला करने का फैसला किया और इसे शिकस्त दी। इस शिकस्त के बाद उसने काछू पर कब्जा करने का ख्याल खाक में मिलाया और कराची और लसबेला के इलाकों अब और गडाब पर निगाहें जमा ली, जिसमें वो उन्हें मजबूत करने में कामयाब रहे। मियां नूर मोहम्मद के दौर में मलिक पहाड़ खान उनके करीब हो गए। मियां नूर मोहम्मद कलहौड़ों ने उन्हें कुछ जागीर अता की और इसे कोहिस्तान और लसबेला के बाज़ कबाइल के खिलाफ इस्तेमाल किया। 1970 में लिखी गई किताब बलोच के मुताबिक मलिक पहाड़ खान का इंतकाल 1741 में हुआ और उन्हें लसबेला में उथल के करीब पीर टीड़ों के कब्रिस्तान में दफन किया गया। इसकी बीवी माई चागली कोहिस्तान और लसबेला की नई हुक्मरान बने। इसके दौर हुकूमत में रोजा हुकूमत के तमाम उमूर का इंतजाम करते थे। ताहम कुरेजा कबीले के सरबरा जाम आली ने रोजा के हाथों अपने भाई के कत्ल के बाद माई चागली से बेला का इलाका छीनकर अपनी हुकूमत कायम की। माई चागली सिंध हिजरत करके कोटरी में आबाद हुई, जहां उनका मकबरा वाक़े है। बाद अज़ा उनका बेटा मलिक इज़्ज़त खान बरफत मियां गुलाम शाह कलहौड़ों का जनरल बना। उन्होंने कई जंगों में अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया। इसका इंतकाल 1776 में हुआ और कोटरी में अपनी वालिदा की कब्र के पास दफन किया गया। माई चागली और मलिक इज़्ज़त खान बरफत के मकबरे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटरी के करीब वाक़े हैं। पहाड़ खान और मलिक इज़्ज़त खान के अलावा बरफत खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक और बहुत मशहूर शख्स बोला खान नंबरे बरफत है, जो मियां नूर मोहम्मद कलहौड़ों के दौर में पहाड़ी इलाकों के लोगों बापरानी बरफत का सरदार था। मियां नूर मोहम्मद ने उन्हें एक जागीर अता की थी। बोला खान ने 1747 में ठट्ठा में राना ऑफ देरजा के खिलाफ कलहौड़ा फौज के जनरलों शेख शुक्रल्ला और बिलावल नाइच की भी मदद की। वो बोला खान जाखड़ के नाम से भी जाने जाते थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि जाखड़ भी बरफत नस्ल से है। बोला खान का मकबरा मंगू पीर कराची में वाक़े है। मलिक सफदर वलद मलिक हारून बरफत और मलिक दोहा वलद मलिक हारून के मकबरे भी मलिक बोला खान के मकबरे के करीब हैं। कोहिस्तान और लसबेला पर बरफत हुक्मरानों के दौर में ये सकाफती और सियासी सरगर्मियों का मरकज रहा था। बरफतों का कब्रिस्तान एक छोटी पहाड़ी पर वाक़े है और दूर से नुमायां है। आम तौर पर ताहोंग गांव में और उसके आसपास मौजूद मकबरे ताहोंग के मकबरे के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ 392 से ज्यादा मकबरे हैं,
जो दीदा जेब नक्श के साथ पत्थर के मकबरे हैं। ज्यादातर का ताल्लुक बरफत खानदान के लोहारानी नस्ब से है। इसमें बरफत नस्लों और उनकी खिदमत करने वालों के मकबरे भी हैं। बरफत कब्रों को 3 ग्रोहों में तकसीम किया जा सकता है, यानी मशरकी, मगरबी और शुमाली, जिनमें बिलतरतीब जाम महमूद, जाम लोहार और जाम आली या आड़ी के नाम हैं। इन कब्रिस्तानों के अलावा एक और कब्रिस्तान भी है जो जाम लोहार के कब्रिस्तान से 2 किलोमीटर शुमाल में वाक़े है और उसे मकामी तौर पर बोशिंजो कब्रिस्तान, बोशी कब्रिस्तान कहा जाता है, जो गालिबन इन लोगों का है जिन्होंने बरफत सरदारों की खिदमत की थी। एक शजरा नसब की रवायत में बहुत से बादशाहों को बरफत की औलाद के तौर पर दर्ज किया गया है। इस रवायत के मुताबिक जाम बरफत के 6 बेटे थे। हमरुक, करो, दीनान, मोची, हमरको और शाहू। करो की औलाद में अकलानी भी शामिल है। दीनान के औलाद के नस्ल दीन रानी कहलाते हैं। मोची की नस्ल मोचीजा कहलाते हैं। हमरको की औलाद हमरकास बनी, जो बाद में जोखस में शामिल हो गए। शाहू की औलाद से शाहूक निकले, जो जंगल में रहते थे। जाम बरफत के बाद जाम हमरुक पैदा हुए, जिसके 9 बेटे थे। एक अजीम जाम मरझोक था जो बाद में पगदर कहलाए। वो बरफत जात के एक मशहूर लीडर बन गए। उसने 24 इलाकों के सरदारों को अपने साथ मुकाबला करने पर मजबूर किया। उनकी वफात के बाद ये लक़ब उनके बेटे जाम बदीन यानी बहावालदीन को मिला। इसके बाद क़ियादत उनके बेटे जाम आरी बद्दू को दी गई। जाम आरी जाम बद्दू के नाम से मशहूर हुए। शायद इसे बद्दू इसलिए कहते हैं कि वो बदौन जैसे पहाड़ों में रहने लगा था और वहां से इसने फौज लेकर सिंध के आबाद इलाके को लूटना शुरू कर दिया। और ये इत्तला दहली के मुगल बादशाह तक पहुंची कि इससे पूछा गया कि क्यों लूट मार कर रहा था। जवाब ये दिया कि मैं रोजी के लिए ये सब कुछ करता हूं। इस पर इंडस का इलाका, जो कि मौजूदा कोटरी और ठट्ठा ताल्लुका का गालिबन 1/4 था, इसे जागीर के तौर पर दे दिया गया। वहां के 2 कबीले शोर और मन्नो पिसाह इससे लड़े और आज भी बरफत के नजदीकी कबाइल हैं। इस कबीले का सबसे बड़ा जाम बरफत, जो जाम असाब का बेटा था। 720 हिजरी के मुताबिक 1320 ईस्वी में जाम असाब इब्न जाम होती, जिसे सिंध का सूर्या और दातार कहा जाता है, अपने वालिद से नाराज होकर अपने दूसरे भाई चादरू और पिनहुशोरू और 4 दीगर दोस्तों के साथ बलूचिस्तान में दाखिल हुए। उस वक्त बलूचिस्तान का बादशाह मीरक हुक्मरान था। कहते हैं कि ये बादशाह बड़ा जालिम था। जाम ईसाब ने रियाया को जालिम बादशाह से आजाद कराया, तो उन्होंने जाम ईसाब को अपना बादशाह बना लिया। जाम ईसाब ने अपनी मुद्दत पूरी की और उनके बाद जाम बरफत हुक्मरान हुए। जाम बरफत के बाद जाम हमरुक सरदार बना। एक और रवायत के मुताबिक जाम हमरुक के 5 बेटे थे। एक काला, जिनकी औलाद उकलानी पादो इस वक्त कोहिस्तान लसबेला में रहती है। दूसरा बेटा धर या दहर, जिसकी औलाद दहर या दादुर है, जो इस वक्त कोहिस्तान में रहते हैं। तीसरा बेटा मोची, जिसकी औलाद मोची जाराज है, कोहिस्तान में मुकीम है। चौथा बेटा हमीर का, जिसकी नस्ल हमीर का है, जो अब अपने आप को जोकिये कहते हैं, और मलीर कराची में मुकीम है। मूसा के पोते भी हमीर की के औलाद हैं, वो भी मलीर कराची में रहते हैं। 5वां शाहू, जिसके नस्ल शाहूक कहलाते हैं, और वो भी शहर से बाहर रह रहे हैं। हमरुक खान की औलाद, जिनमें से जाम मरजोक एक रईस बन गया। छोटा भाई महन 2 खान बना, जिसका बेटा हसन था। हसन के बच्चों की एक बड़ी तादाद थी। पहला नूर था, जिसकी औलाद में नूरी का पोता हसन आनी राज है। दूसरा सीन होतू, जिनकी औलाद हसन आनी और कलंदर आनी हैं, जो बलूचिस्तान में रहते हैं। तीसरा मंदारू, जिनकी औलाद मानिदा रस है। चौथी नस्ल, जिसकी औलाद बरबाज कबीला है, जो मकरान बलूचिस्तान में रहता है, जिन्हें वहां हमलानी बजनजा भी कहा जाता है। जैसा कि सरदार दीन मोहम्मद खान, मोहम्मद अली खान और उनका कबीला बजनजा बड़ी तादाद में वहां आबाद है। इन सब का ताल्लुक खाना बदोश कबीले से है। 5वां मोची, जिसकी नस्ल में इसहाक पोता
اور حسن آنی باران کوہستان میں آباد ہیں۔ جام مرزوق بہت نڈر اور روپدار انسان تھے۔ اس حکمران نے 24 بھائیوں کو اپنے زیر اثر رکھا۔ مکران اور مغربی بلوچستان پر اس کا قبضہ تھا۔ جام مرزوق کے بعد اس کا بیٹا جام بدین بنا۔ جام بدین کے بعد اس کا بیٹا جام اری بدو تخت نشین ہوا۔ اسے مغلوں کا دور کہا جاتا ہے۔ جام اری بدو کے دور حکومت میں دریا کے دائیں کنارے پر سہون سے لے کر ان کے دارالحکومت تک پھیلا ہوا تھا، جو کوٹری کے شمال مغرب میں 89 میل دور تھا اور اب سندھ کا حصہ ہے۔ وہ بڑا بہادر آدمی تھا جس نے مغلوں سے لڑ کر تلوار کے زور پر جاگیریں حاصل کیں جو سہون سے کیٹی بندر تک تھیں۔ اس کے زمانے میں کوٹری اور ٹھٹھا کے آس پاس رہنے والے پالاری اور شورا اس کے بھائی چارے میں شامل تھے۔ مغلیہ دور میں اس نے سہون شہر کو لوٹا اور مغل فوج کے کیمپ پر حملہ کر کے دولت لوٹ لی۔ پھر اس وقت کے حکمران ابو القاسم نے، جو اس وقت مغلوں کا گورنر تھا، بڑی کوشش سے نامور لوگوں کو گرفتار کیا اور پھر ضمانت پر رہا کر دیا۔ ایک درویش بڑیچی فقیر کے سوال پر جام آری بیدو نے 150 مربع میل پر محیط کا علاقہ بڑیچی ذات کو دے دیا، جسے پھر بھوتانی اور چاتل قبائل نے ان سے چھین لیا۔ اب یہ علاقہ لس بلوچستان کا حصہ ہے۔ خانہ بدوش مغل اور ارغون دور میں تجارت کرتے تھے۔ سہون شہر میں ہزاروں اونٹوں کا سامان فروخت ہوتا تھا اور سہون ان کا تجارتی مرکز تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قبیلہ فطری طور پر پرامن تھا، لیکن جب کوئی بادشاہ یا قبیلہ انہیں تنگ کرتا تو وہ شیر کی طرح اس کا سامنا کرتے۔ اس دور میں بروہی قبیلے نے جمری بدو پر حملہ کیا۔ ایک جنگ ہوئی جس میں بروہیوں کو شکست ہوئی اور جو بچ گئے انہوں نے لاشوں کو بھی نہیں اٹھایا، اور اس جنگ میں ان کا سردار بھی مارا گیا جس کی لاش بھی پیچھے رہ گئی۔ جس جگہ یہ لڑائی ہوئی تھی وہاں ایک ندی ہے جس کو آج بھی جنگ کی ندی کہا جاتا ہے۔